वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज बात करने वाले हैं आईबीसी के फोर्थ पार्ट के बारे में। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में हमने बात करी लास्ट 3 वीडियोस में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है एंड दिस इज गोइंग टू द लास्ट वीडियो फॉर द एबीएम। और कल से हम बात करेंगे रिलेटेड टू बीएफएम, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनको कवर करेंगे। आईबीसी में हमने सीआईआरपी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था और आज हम फोर्थ पार्ट से शुरू करने वाले हैं पीआईआरपी के बारे में। सीआईआरपी के केस में रिक्वायरमेंट थी कि 1 करोड़ या उससे ज्यादा का जो लोन है वो डिफॉल्ट हुआ हो, तो उसके केस में सीआईआरपी में जाता है। लेकिन एमएसएमई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन रखा गया है। तो अगर एमएसएमई से रिलेटेड है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, तो केस जाएगा सीधा पीआईआरपी के तहत, यानी कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में। अब पीआईआरपी के तहत जो एमएसएमईज हैं और जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके, वो बेसिकली क्विकली पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। सीआईआरपी के केस में टाइम लग जाता है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 330 डेज का टाइम वहां पर रहता है, ठीक है। लेकिन इसके केस में, पीआईआरपी के केस में, जो निवारण होता है वो काफी जल्दी होता है। तो सारी डिटेल समझेंगे यहाँ पर डिटेल में। तो पीआईआरपी पहली चीज किसके लिए होता है? दिस इज फॉर द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो एमएसएमईज हैं और जो उनके क्रेडिटर्स होते हैं, वो जल्दी से रेजोल्यूशन के ऊपर जा पाए विदाउट गोइंग थ्रू द सीआईआरपी, यानी कि सीआईआरपी में उनको जाने की जरूरत नहीं होती है। वो पीआईआरपी के थ्रू अपना कामकाज संभाल सकते हैं। तो डिफॉल्ट अमाउंट जो है वो 1 करोड़ तक का हो और एमएसएमई से रिलेटेड हो। कम से कम 3 साल का गैप हो। अगर पिछली बार वो सीआईआरपी में या पीआईआरपी में गए थे, तो उस फाइलिंग से अगली फाइलिंग के बीच में कम से कम 3 साल का गैप हो, तो वो पीआईआरपी में जा सकते हैं। और अगर सीआईआरपी में ऑलरेडी केस जा चुका है, तो एमएसएमई ना उसको कंसीडर करवा सकती है पीआईआरपी में। लेट्स से क्रेडिटर्स ने एनसीएलटी में डाल दिया केस, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में डाल दिया, सीआईआरपी में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान में डाल दिया। लेकिन एमएसएमई जो है वो विद इन द 14 डेज ये कह सकती है कि पीआईआरपी को प्रिवेल किया जाए, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग की जाए, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन्होंने 80 लाख रुपीज का डिफॉल्ट किया, ठीक है। तो अब उनको सीआईआरपी में जाने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी जो है वो पर्टिकुलरली प्रपोज करेगी, एक रेजोल्यूशन प्लान को प्रपोज करेगी टू द क्रेडिटर्स अंडर द पीआईआरपी, और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि पीआईआरपी का जो प्रोसेस होता है काफी ज्यादा तेज होता है और इसमें डेफिनेटली बिजनेसेस सरवाइव कर पाते हैं। अब पीआईआरपी कैसे चलता है उसको समझते हैं और डिफरेंसेस क्या उसके बारे में भी समझेंगे। तो सीआईआरपी में क्रेडिटर के साथ ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि पहले क्या होता था, कि सीआईआरपी से पहले, आईबीसी से पहले क्या होता था, जो कंट्रोल होता था वो डेप्टर्स के पास होता था। लेकिन जब से ये आईबीसी आया, जो कंट्रोल था वो किसके पास चला गया? डेट वाज विद द क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सीआईआरपी में क्रेडिटर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, क्रेडिटर कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। जबकि पीआईआरपी के केस में क्या होता है? डेप्टर इन पोजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जो डेप्टर है, जिसके पास अभी चीजों का पोजेशन है, उसके अकॉर्डिंग सारी गेम चलेगी। दैट इज द सिनेरियो, राइट। और डेफिनेटली इसमें सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो पीएआरपी अगर एमएसएमई की बात करें तो स्टार्ट कौन करता है? जो एमएसएमई डेप्टर है, जो कंपनी खुद है, वो पीएआरपी को स्टार्ट करेगी। लेकिन कम से कम 66% जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं उस पर्टिकुलर एमएसएमई के, वो मानने चाहिए। तो 66% का फिगर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि कम से कम वो माने कि भाई हमने पीआईआरपी को चलाना है, तो पीआईआरपी चलेगा। लेकिन सीआईआरपी के केस में क्या होता था, कि जो कंपनी है वो खुद भी अप्लाई कर सकती थी, यानी कि जो कॉर्पोरेट डेप्टर है वो खुद भी अप्लाई कर सकता था। और साथ के साथ जो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स हैं, वो अप्लाई कर सकते थे रिलेटेड टू सीआईआरपी। अगर कंट्रोल ऑफ बिजनेस की बात करें, सीआईआरपी के केस में जो कंट्रोल होता था वो क्रेडिटर्स के पास चला जाता था। यही तो अपॉइंट करते थे ना, बेसिकली आईआरपी अपॉइंट हो जाता था। जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था, वो बेसिकली वहां पर अपना टेक ओवर करता था पूरी पूरी मैनेजमेंट को। लेकिन पीआईआरपी के केस में नहीं होता। पीआईआरपी के केस में जो कंट्रोल होता है वो डेप्टर के पास ही रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। और अप्रूवल की बात करें तो पीआईआरपी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए 66 जो परसेंट क्रेडिटर्स हैं उनका अप्रूवल चाहिए। लेकिन सीआईआरपी के केस में ऐसा नहीं है। सीआईआरपी के केस में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट हुआ, तो उसके केस में क्या होगा? उसके केस में पर्सन जा सकता है एनसीएलटी में, भाई कि हमने तो सीआईआरपी में इसका प्रोसेस डालना है, राइट। दैट इज द सिनेरियो। अब पीआईआरपी की क्या टाइमलाइन है?
क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो पीआईआरपी का जो प्रोसेस होता है ना, पर्टिकुलरली ये जल्दी खत्म होता है, राइट। इट मस्ट बी बेसिकली बी डन अर्ली स्टेज में, राइट। तो ये काफी फास्ट प्रोसेस हम कह सकते हैं। तो जैसे लेट्स से पीआईआरपी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, रेजोल्यूशन प्लान जो भी होगा दैट इज टू बी सबमिटेड विद इन द 90 डेज। कंपनी खुद ही सबमिट कर देगी, एमएसएमई वाली कंपनी, कि 90 डेज में कैसे कैसे निवारण करना है। एंड जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो एनसीएलटी है, वो अप्रूवल करेगी विद इन 120 डेज ऑफ द स्टार्टिंग। एंड अगर वो स्टार्ट नहीं होता, अगर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, यानी कि जो प्लान सबमिट किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था 90 डेज में, सबमिट किया गया था मैक्सिमम विद इन 120 डेज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द पीआईआरपी, राइट। उसके बाद क्या होगा, या तो सीआईआरपी को चलाया जाएगा या फिर कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, ये चीज होगी। यानी कि अगर पीआईआरपी किया जाता है, ठीक है, तो पहले तो 66% करेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए। तो अगर तो पीआईआरपी चल पड़ा फिर तो ठीक है, अगर नहीं चला तो या तो सीआईआरपी चलाया जाएगा या फिर उस कंपनी को क्या किया जाएगा, लिक्विडेट किया जाएगा। ये दो चीजें हैं जो पीआईआरपी की केस में होती है, लेकिन ये काफी तेज प्रोसेस होता है। लेट्स हैव अ फीचर, लुक एट द फीचर्स ऑफ द सेम। तो जैसे सीएआरपी के केस में मॉरेटोरियम लगता था, इसके केस में भी मॉरेटोरियम साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगा कि कोई और लीगल केस उस एमएसएमई के अगेंस्ट अब नहीं चल पाएगा। और रेजोल्यूशन प्लान 120 डेज में देना पड़ेगा। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो 120 डेज में फिनिश हो जाएगा। और अगर प्लान रिजेक्ट हो गया तो या तो सीएआरपी स्टार्ट किया जाएगा या फिर लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। एंड व्हाट हैपेंस टू द रेजोल्यूशन प्लान, देखो, जो सेक्शन 29A है आईबीसी का, वो बेसिकली पीआईआरपी को अप्लाई करता है। यानी कि जो कोई भी डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, वो रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये भी तो सकता है कि जो एमएसएमई कंपनी थी उसमें कुछ एक पर्सन हो जिन्होंने डिफॉल्ट किया हो, तो वो जो डिफॉल्टिंग पर्सन हैं या विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, वो रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट नहीं कर सकते। और जो एमएसएमई डेप्टर होंगे, उनको बेसिकली बेस रेजोल्यूशन प्लान पीएआरपी के कमेंसमेंट के 2 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा। उसमें फर्दर रिफाइनमेंट्स की जाएंगी, ठीक है। एंड फर्दर उसमें कोई पर्सन बायर ढूंढा जा सकता है। अगर क्रेडिटर्स जो है वो बेस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर वो कंपीटिंग बिड्स को लेकर के आ सकते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखने वाली चीज है, अगर जो प्लान है वो सभी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पूरी तरह से पे नहीं करता तो वहां पर नई बिड्स लेकर आ जाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, 2 दिन के अंदर अंदर बेस प्लान जो था वो दे दिया। अब अगर तो क्रेडिटर्स को बेस प्लान समझ में आता है फिर तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, तो अगर ये कंपीटिंग प्लान उनको पसंद नहीं आया कि भाई ये तो बेस प्लान जो है ये बेबुनियाद है, इससे तो हमें पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, तो फिर और नई बिड्स लाई जा सकती हैं कि कंपीटिंग बिड होए, ताकि पर्टिकुलर जो क्रेडिटर्स है उनका पूरा पैसा जो है वो रिवाइव हो जाए। दैट इज द केस, राइट। तो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एक छोटी टेक्सटाइल फर्म है, वो फाइल करती है पीएआरपी को, राइट। प्री पैकेज जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान है उसको फाइल किया गया, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ 50% सप्लायर्स को पे कर पाएंगे, तो क्रेडिटर्स ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। तो आउटसाइड इन्वेस्टर्स को अब लेकर के आया जा सकता है कि नई बिड्स उनसे सेट की जा सके, ताकि कंपिटिटिव बिड्स ली जा सके, राइट। दैट इज द सिनेरियो। फिर बात आती है पीआईआरपी वर्सेस सीआईआरपी, क्या की डिफरेंसेस है, लेट्स हैव लुक एट इट। तो पीआईआरपी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पीआईआरपी कौन फाइल करेगा, सिर्फ एमएसएमई फाइल कर सकते हैं पीआईआरपी को। जबकि जो सीआईआरपी है वो कोई भी कॉर्पोरेट डेप्टर फाइल कर सकता है। डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड की बात करें तो 1 करोड़ तक का अमाउंट जाएगा पीआईआरपी में अगर वो एमएसएमई से रिलेटेड है, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट है तो वो सीआईआरपी में जाएगा, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान में जाएगा, राइट। और स्टार्ट कौन करेगा, पीआईआरपी के केस में कौन स्टार्ट कर सकता है, जो एमएसएमई वाला बंदा है खुद ही वो स्टार्ट करेगा पीआईआरपी के प्रोसेस को, कंपनी खुद स्टार्ट करेगी। लेकिन सीआईआरपी को सप्लायर्स, बैंक, एनबीएफसी या फिर जो क्रेडिटर कह लो वो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कंपनी खुद भी स्टार्ट कर सकती है सीआईआरपी के केस में। मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करें तो पीआईआरपी के केस में जो डेप्टर होता है उसी के पास कंट्रोल रहता है, लेकिन सीआईआरपी के केस में जो क्रेडिटर्स हैं उनके पास पूरा अधिकार क्षेत्र चला जाता है। और रेजोल्यूशन प्लान अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर रेजोल्यूशन प्लान फेल हो गया या तो लिक्विडेशन हो जाएगी या फिर सीआईआरपी को इनिशिएट कर दिया जाएगा। और वहीं पर सीआईआरपी के केस में अगर रेजोल्यूशन प्लान फेल हो गया तो लिक्विडेशन स्टार्ट होगी, कोई फर्दर आगे प्रोसेस नहीं है। मॉरेटोरियम देखें तो पहली डेट से स्टार्ट हो जाता है, वो दोनों केस में सेम है। अगर टर्मिनेशन रूल की बात करें तो पीआईआरपी को 66% जो क्रेडिटर्स हैं वो वोट के साथ टर्मिनेट कर सकते हैं कि भाई हम पीआईआरपी नहीं चलाना चाहते, दैट इज द सिनेरियो। लेकिन सीआईआरपी के केस में अगर सीआईआरपी को विड्रॉ करना है तो 90% जो क्रेडिटर्स हैं उनको वोट करना पड़ेगा।
कि वो CARP को नहीं चलाना चाहते, तो उसको आगे डील किया जाएगा। सिंपल सा चीज है रिलेटेड, अगर PIRP फेल हुआ तो क्या होगा। अगर PIRP फेल होता है या वो रिजेक्ट करता है तो उसके केस में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो MSME को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, उनके एसेट्स को बेच दिया जाएगा और जो क्रेडिटर्स है उनको पे ऑफ कर दिया जाएगा, या दूसरी चीज है अब CIRP को इनिशिएट किया जाएगा। ये दो चीजें हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टर्मिनेशन रूल की बात करें, ऑलरेडी बता दिया, PIRP के केस में 66% ऑफ द क्रेडिटर्स को वोट करना पड़ेगा कि वो PIRP को विड्रॉ करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं। और CIRP के केस में 90% क्रेडिटर्स को ऐसी वोटिंग करनी पड़ती है अगर वो CIRP को विड्रॉ करना चाहते हैं। एस्पेक्ट देख लेते हैं, समरी टेबल आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। हु कैन अप्लाई, MSME कैन अप्लाई फॉर द PIRP। थ्रेशोल्ड क्या है, 1 करोड़ से नीचे तक का अमाउंट, यानी कि 1 करोड़ तक का अमाउंट। स्टार्ट कौन करेगा, सिर्फ MSME डेप्टर स्टार्ट करेगा। बिजनेस को कंट्रोल डेप्टर खुद करेगा PIRP के केस में। रेजोल्यूशन प्लान की टाइमलाइन 90 डेज की है, कंप्लीशन की टाइमलाइन 120 डेज की है, और मॉरेटोरियम पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर फेल हुआ तो या तो टर्मिनेशन लिक्विडेशन हो जाएगी या फिर CIRP स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशल कंडीशन ये है, 3 साल का कूल ऑफ पीरियड चाहिए। अगर पहले कोई प्लान हुआ था ना, एप्लीकेबल हुआ था सेम कंपनी के ऊपर, CIRP या PIRP चला था, तो उसके केस में कम से कम बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए अगर दोबारा से PIRP में लेकर के आना है। अगर CIRP की बात करें रिलेटेड टू दिस थिंग, तो अप्लाई कौन कर सकता है, कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकती है, कोई भी क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है। डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड की बात करें CIRP के लिए, तो अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। स्टार्ट कौन कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेप्टर, तीनों में से कोई भी कर सकता है। कंट्रोल की बात करें तो जो क्रेडिटर्स होंगे उनके पास कंट्रोल रहता है। और रेजोल्यूशन प्लान टाइमलाइन क्या होती है, 180 डेज टू 330 डेज की टाइमलाइन रहती है। और मॉरेटोरियम स्टार्ट की बात करें तो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द CIRP वो मॉरेटोरियम मिल जाता है, यानी कि कोई और लीगल केस नहीं लग सकता। एंड अगर CIRP फेल होता है तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, लिक्विडेशन ही चलेगी, आगे फर्दर प्रोसेस नहीं है। स्पेशल कंडीशन रिलेटेड टू कोई भी कूल ऑफ का टाइम नहीं है, कितनी बार भी आगे पीछे चल सकता है, राइट। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो था वो हमारा होता है एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी करना जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं CIB एग्जाम के लिए। फर्दर ये नंबर है, इसको सेव जरूर कर लो, 8360944207। लर्निंग सेशंस के नेम से या फिर CIB गुरु के नेम से इस नंबर को सेव कर लो, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो सेव्ड फॉर CIB, एंड वी विल बी शेयरिंग यू ऑल द अपडेट्स ओवर देयर। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।